अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 मैटर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, evaporation and boiling, effect of pressure on boiling and evaporation. So students, first of all हम डिस्कस कर रहे हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, या इसको हम स्टेट चेंज भी बोल सकते हैं या इसको ट्रांजिशन, जो फेज ट्रांजिशन है वो भी बोल सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या इसी तरह से गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में, तो इनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्टेट चेंज और फेज ट्रांजिशन इज द ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, such as solid state to a liquid state to a gas state, or a state of matter directly between solid state and gas state. तो यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, अगर सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाए तो ये बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, और अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए तो देन ये डेपोजिशन मेथड होता है। दिस ट्रांजिशंस अकर्स विदाउट अ टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी फेज ट्रांजिशन हो रही होती है उस सिचुएशन में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जब भी फेज ट्रांजिशन हो रही होती है उस सिचुएशन में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसको फर्दर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एंड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड इंटरनल एनर्जी। सो ये भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात हुई है तो इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं एक सिलेंडर की एग्जांपल लूं, उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जितना पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स के। ठीक है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है क्योंकि पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जबकि हम अगर बात करें गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होती है। So internal energy is basically the sum of kinetic and potential. Kinetic is related with temperature and potential energy is related with the distance between the particles. During phase transition, the temperature remain constant and hence the kinetic energy. जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? However, the potential energy significantly changes. पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी में देखिए ना, चेंज इस तरह से आएगा जैसे सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इस तरह जब लिक्विड से गैस में जाएंगे, बॉइलिंग हो रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मीन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। This shift in potential energy causes the overcoming or generation of interparticle force during phase transition. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो फेज हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं दैट इज मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। So when a solid melt, it becomes a liquid. In solid, the particles are tightly packed in a stable, well-ordered state and vibrate in fixed position. Because solid state है तो solid में just vibration होती है particle की about their mean position. When energy is added to it, it causes the particle to vibrate more strongly and it increases its potential energy. तो ये जो solid है, जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, फास्टली वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब फास्टली वाइब्रेट होंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा उनके दरमियान में और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनकी जो फोर्सेस हैं दरमियान में वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगी. दिस वीकन्स द फोर्स दैट होल्ड्स अ पार्टिकल इन प्लेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी तक चेंज नहीं हो रही क्योंकि टेम्परेचर सेम है. When the energy is strong enough to overcome the forces holding the particles in the place, the solid melt into the liquid where the particles are in stable state but can move freely around one another. तो जब ये लिक्विड फेज में चले जाते हैं तो तब आपको पता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब बॉइलिंग की बात कर लेते हैं. सो व्हेन अ liquid changes into gas, that is boiling. According to particle theory of a liquid, particles are closely packed but can move past each other. तो liquid में basically particle जो होते हैं वो move कर सकते हैं freely. As energy is added, particle move faster. तो particle मजीद faster move करते हैं and eventually have enough energy to break free from the liquid surfaces into gas phase. तो मजीद उसके पार्टिकल जो हैं वो स्पीडी मूव करना शुरू हो जाते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजीद वीक हो जाती हैं और वो अपनी फेज ट्रांजिशन कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस. द एडेड एनर्जी इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि उनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल के दरमियान में, अलाउइंग देम टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग देम इन लिक्विड. तो वो जो उनकी फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. इसकी वजह से पार्टिकल दूर चले जाते हैं और वो अपनी फेज ट्रांजिशन कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस. अब ये देखें ये भी बॉइलिंग हो रही है, फेज ट्रांजिशन है लिक्विड टू गैस. तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट हो. पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है क्योंकि गैस में चेंज हो रहा है और गैस में पार्टिकल में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो. फ्रीजिंग हम जानते हैं कि when a liquid changes into solid then it is freezing according to kinetic particle theory. Particles have enough energy to move around each other. So as the liquid loses energy, तो बेसिकली फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है उसको कम करते हैं, उससे एनर्जी हम लेते हैं. तो जब हम एनर्जी लूज करवाएंगे उसमें से तो पार्टिकल मूव स्लोज डाउन. पार्टिकल स्लो डाउन होंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्डरली अरेंजमेंट में आ जाएंगे और सॉलिड में चेंज हो जाएंगे. एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल क्योंकि क्लोज आ रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. टेम्परेचर तो अगेन सेम रहेगा क्योंकि फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है. अब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं. आपने सुना होगा कंडेंसर हम यूज करते हैं. कंडेंसर बेसिकली चेंजेस फ्रॉम gas state to liquid state. So condensation is a process in which the gas turns into liquid. So इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली मूव कर रहे होते हैं और काफी डिस्टेंस पे होते हैं. तो क्या करते हैं कि हम उसमें से एनर्जी लूज करवाते हैं, उसकी एनर्जी हम निकाल लेते हैं वहां से. तो पार्टिकल जो होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्लोज आ गए हैं पार्टिकल. Energy is released during condensation, reducing the potential energy of the particles. The temperature remain constant, phase change हो रही है as the gas turns into liquid. Next students हमारे पास sublimation है. Sublimation is the conversion of solid directly into gas without going into liquid phase. Normally तो ऐसा होता है ना कि solid को अगर heat up करें तो वो liquid में change होता है, liquid को heat up करें तो gas में. लेकिन sublimation ऐसा process है जिसमें solid directly gas में change हो रहा है. यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये एक solid है और ये directly ये vapors की state में जा रहा है. When a solid sublimates it turn directly into gas without passing through the liquid phase. So according to kinetic particle theory, in a solid particle are tightly packed in a fixed position. We know that when the solid gain enough energy, the particle gains sufficient energy to break free directly into the gas phase. तो जब एक sufficient heat इसको मिलती है, ये basically इनका जो melting point होता है ये भी कम होता है. जो
सब्लिमेशन प्रोसेस पे सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ पार्टिकल्स इसके कनेक्टेड होते हैं। तो जब इसको सफिशिएंट हीट प्रोवाइड होती है तो ये बेसिकली अपनी जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करते हैं और डायरेक्टली जो है ना गैस फेज में चले जाते हैं। एनर्जी इज एडेड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है गैस में, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओवरकम द फोर्सेस होल्डिंग देम इन द सॉलिड स्ट्रक्चर। ये जो फोर्सेस होती हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो पार्टिकल के दरमियान में होती हैं। This occurs without a change in temperature during the sublimation process. Again phase change है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम डेपोजिशन मेथड की बात करते हैं। डेपोजिशन इज डायरेक्टली कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। सो इसमें भी हम बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो आप जानते हैं कि गैस पार्टिकल्स हैं वो बहुत फार अपार्ट होंगे एंड मूव फ्रीली, सो उसमें से एनर्जी निकालनी होगी हमें। ठीक है, जब एनर्जी निकालेंगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज आ जाएंगे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल क्लोज आ गए। एनर्जी इज रिलीज्ड ग्रेटली रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। दिस हैपेंस विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। फेज चेंज है तो टेम्परेचर चेंज तो नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग कर्व है। हीटिंग कर्व शोज हाउ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन तो हम जानते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज, या लिक्विड टू गैस, या गैस टू लिक्विड, या लिक्विड टू अगेन सॉलिड। सो ये जो होती हैं बेसिकली फेज ट्रांजिशंस होती हैं। अब अगर हम कर्व की बात करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, और किस तरह से ये चेंज होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सेगमेंट है फ्रॉम ए टू बी, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ से ए टू बी, इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने सपोज किया वाटर की बात कर लेते हैं, आइस की। सो आइस -20 डिग्री पे आइस होगी और आइस को आपने हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ए पार्ट ए से बी तक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। और मेल्टिंग पॉइंट का तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लें, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज एज इट अब्सॉर्ब्स हीट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज causing the particle to vibrate more vigorously. सो अब जानते हैं कि यहाँ पे हमने बात की टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि जब काइनेट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा फास्टली वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जिससे मोशन इंक्रीज हो जाता है, मीन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया ए टू बी बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट बी टू सी, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स पहले हम बात कर चुके हैं, ये जो बी टू सी एक स्ट्रेट कर्व हमें नजर आ रही है, अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये है कि बी टू सी टेम्परेचर 0 डिग्री ही है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फेज चेंज हो रही है ना, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो जब फेज ट्रांजिशन होती है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द सॉलिड मेल्ट इन द लिक्विड। Here, the absorbed heat energy is used to overcome the intermolecular forces holding the solid together. तो जितनी भी हीट उसको मिल रही है ना, वो टोटली वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं सॉलिड की, उसको ब्रेक करने में यूज हो रही है, और ब्रेक करके उसको लिक्विड फेज में चेंज किया जा रहा है। रेदर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो स्टूडेंट्स ये भी आपने माइंड में रखना है, फ्यूजन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेल्टिंग हो रही है ना, बी टू सी बेसिकली मेल्टिंग हो रही है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको फ्यूजन बोल रहे हैं या मेल्टिंग। और लेटेंट हीट वो हीट होती है जो फेज चेंज होने के दरमियान में यूज होती है। ठीक है,
लिक्विड फेज की अगर बात की जाए सी टू डी, अब सी टू डी आप देख रहे हैं कि अगेन ये जो सी पॉइंट है ना, मैं इस पे टोटली अब लिक्विड बन चुका है। अब लिक्विड के बाद आप दोबारा से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल साथ में हम वाटर की ले रहे हैं, तो ताकि समझना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो सी पे समझेंगे ये टोटली वाटर बन गया, ठीक है, और ये 0 डिग्री पे ही है अभी। मजीद आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो अब उसका अगेन टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, होता 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 ये बॉइलिंग तक पहुंच गया, मीन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो सी टू डी है, इसमें क्या हुआ है, बेसिकली टेम्परेचर राइज हुआ है, और जब टेम्परेचर राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। The temperature of the liquid increases as it continues to absorb heat. The kinetic energy of the particle increases, causing them to move more rapidly. अब आते हैं पॉइंट डी टू ई। देखें दोबारा से फेज चेंज हो रही है बॉइलिंग, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज तो होगा नहीं, तो इसका मतलब जितनी भी हीट इसको मिलेगी वो टोटली फेज चेंज में यूज होगी, ठीक है। उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो लिक्विड के दरमियान में, उनको ब्रेक करने में यूज होगी ताकि वो गैस में चेंज हो सके। The temperature remain constant as the liquid changes into gas. The absorbed heat energy used to overcome the intermolecular forces in the liquid, a process that required latent heat. अब देखें दोबारा से फेज चेंज की बात हो रही है, तो जो हीट इसको मिल रही है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में बनेगा ना, डी से जब ई पे पहुंचेगा तो टोटली गैस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू गैस फेज। अब हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम ई से आउटवर्ड की बात करें, अपवर्ड की बात करें, तो वो हमारे पास सेगमेंट ई ऑनवर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, क्योंकि आपको दोबारा से ये कर्व नजर आ रही है, तो इस कर्व में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो दोबारा से टेम्परेचर जो है वो उसके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा से, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की तो बात कर ली, अब मैं इसको रिलेट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है पार्टिकल्स के दरमियान में, ठीक है। ये तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग अभी लिखा है, जो बुक पे हमारे पॉइंट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको आइडिया दे देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स ज्यादा तब होती है जब पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो आप देख सकते हैं जब हम बी टू सी जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कैसे? क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड में पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर होते हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और लिक्विड में ज्यादा दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह ये वाली जो फेज चेंज है डी टू ई, इसमें भी क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से गैस फेज में जा रहे हैं, लिक्विड में पार्टिकल क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैस, तो जब गैस में जाएंगे तो उनके पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूर हो जाएंगे, जब दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और ये जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है ए टू बी या सी टू डी या ई से ऑनवर्ड, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। क्योंकि जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है, वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं और उनके दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया काइनेटिक और पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हीटिंग कर्व। अब आते हैं कूलिंग कर्व पे। सो स्टूडेंट्स कूलिंग कर्व में सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, मैं वाटर की ही एग्जांपल यहाँ पे भी लूंगा, ये 120 डिग्री सेल्सियस पे है वाटर, मीन के गैस फेज में है ना, 100 से ऊपर तो गैस फेज में ही होगा, तो 120 पे है। आपने इस कूलिंग की, कूलिंग का मतलब है कि आपने इसमें से हीट निकाल ली है, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये 120 से इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, कहाँ तक आ गया, 100 तक, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया। अब ई से डी क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज इट लूजेस हीट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल डिक्रीजेस काजिंग देम टू मूव लेस रैपिडली, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। और अब हम बात करते हैं ई टू डी। सो स्टूडेंट्स ई से डी बेसिकली फेज चेंज हो रही है, और जब फेज चेंज होती है तो आपको पता है कि टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। उसकी क्या रीजन है,
क्योंकि जहां पे हम ई पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वो गैस फेज में था और गैस में पार्टिकल्स के दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि डी पे वो लिक्विड फेज में है, ठीक है, तो लिक्विड में पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम। So the temperature remain constant as the gas is condensed into liquid. The lost heat energy is released as the intermolecular forces bring the particle closer together, result in the latent heat of vaporization being released. इसमें से हीट निकाली जाती है, अगेन फेज चेंज हो रही है तो इसको लेटेंट हीट ही बोलेंगे। लिक्विड फेज फिर हम D2C की बात कर रहे हैं, तो देखें यहाँ पे मजीद हीट उसमें से निकाली जा रही है, तो क्या होगा कि ये बेसिकली जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, कम होता होता कहाँ तक कम होगा, 0 डिग्री तक, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, तो 0 पॉइंट तक आ गया, ठीक है। इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। सो 0 डिग्री पे आ गए ना। अब क्या हुआ है D2C, इसका टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी कम होने से पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर आ गए और उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होने से पार्टिकल की जो मोशन है वो स्लो हो जाती है, तो उनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो जाता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी रिड्यूस होगी। अब आते हैं हम C2B। C2B की अगर बात करें तो यहाँ पे फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है लिक्विड टू सॉलिड, तो इसका मतलब है कि मजीद हीट उसमें से निकाली जा रही है। सो जब हीट निकाली जाएगी तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड में वो ज्यादा क्लोज टू ईच अदर होते हैं, तो जब क्लोज होंगे तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। So the temperature remains constant as the liquid freezes into solid. The lost heat energy is released as the intermolecular forces arrange the particle into solid structure, resulting in the latent heat of fusion being released. So ये latent heat of fusion जो है वो release हो रही है, ठीक है। अब B2A की बात कर लेते हैं। Solid phase B2A and below. The temperature of the solid decreases as it continue to lose heat. अब मजीद इसका जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मीन 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो मजीद क्लोज टू ईच अदर आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन है। सो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। सो ये जो रीजन्स थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। सो हमारे पास जो टेम्परेचर था A to B and C to D and E onward, the kinetic energy and potential energy increases. इसी तरह से अगर हम बात करें E to D, C to B for cooling, kinetic energy of the particle is constant but potential energy is decreasing. So स्टूडेंट्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जब पार्टिकल्स जो हैं वो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, जितना पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे गैस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम होती है। सॉलिड में डिस्टेंस मिनिमम होता है, पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत क्लोज आ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। In the region where the temperature remain constant, B to C and D to E for heating, D to C and B to A for cooling, the energy absorbed and released is used to change the phase of the substance. This involves changing the potential energy associated with intermolecular forces rather than changing the kinetic energy of the particles. Next topic है evaporation and boiling. तो यहाँ पे हम first of all differences देखते हैं evaporation और boiling में। तो देखिए वेपोरेशन तो होती है नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे आप अगर क्लॉथ्स वॉश करके कहीं पे डाल दें तो वो खुद ब खुद ड्राई हो जाते हैं, तो वहां पे आप खुद से कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज वेपोरेशन। वेपोरेशन किसी भी
जो है वो टेम्परेचर पे हो सकती है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो जस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। जैसे वाटर की अगर बॉइलिंग है तो वो 100 डिग्री पे ही होगी, उससे नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, सो दैट इज अवेपोरेशन। सो पहली बात ये होगी स्लो प्रोसेस। ये अगर डेफिनेशन की हम बात करें वेपोरेशन की, वेयर लिक्विड टर्न्स टू गैस फ्रॉम द सरफेस, और वेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है। रैपिड प्रोसेस बॉइलिंग, वेयर द लिक्विड टर्न्स टू गैस थ्रू आउट द सरफेस। तो ये पूरे लिक्विड में से कोई भी पार्टिकल जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो सरफेस पे आ जाएंगे और वहां से वेपोरेट हो जाएंगे। अब ये भी हम देख चुके हैं वेपोरेशन, दिस अकर्स एट एनी टेम्परेचर, एंड बॉइलिंग इट अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर ओनली। नॉट बबल फॉर्मेशन, जो वेपोरेशन होती है इसमें बबल नहीं बनते हैं, जबकि जो बॉइलिंग होती है उसमें आप को आइडिया है कि बबल फॉर्म्स एंड राइजेस टू सरफेस। एंड नेक्स्ट वन, एवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, खुद ब खुद होती है। जैसे लेक्स हैं तो लेक्स में जो वाटर है वो वेपोरेट होता है, वो ऊपर जाता है, वहां पे कंडेंस होता है, फिर वो रेन की फॉर्म में दोबारा से आता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड बॉइलिंग इज अननेचुरल प्रोसेस, इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इसको। एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जब एवेपोरेशन होती है तो वो बेसिकली हाई एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ ले जाती है ऊपर, ठीक है? तो ये कूलिंग होती है, कूलिंग हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन बॉइलिंग तो कूलिंग प्रोसेस नहीं, इसमें कॉन्स्टेंटली पीछे से हीट मिल रही होती है और कूलिंग नहीं हो रही होती है। एग्जाम्पल, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, तो ये खुद ब खुद होती है, और ये एवेपोरेशन की एग्जाम्पल है। फिर इस तरह से जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग वाटर फॉर टी, तो वाटर को जो हम बॉइल करते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन समटाइम आ जाता होता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बीकर है और बीकर में वाटर है। तो वाटर में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे बना सकूं आपके लिए, सो ये हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमारे पास वाटर है। ये हमारे पास वाटर है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं इस वाटर में, तो जिन पार्टिकल्स की कोई हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे वेपोरेशन में खुद से, ठीक है, लेकिन यू नो कि यहाँ से सन रेज पड़ रही होंगी इसके ऊपर या हीट मिल रही होगी सराउंडिंग से, उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है वो यहाँ से इसकी सरफेस पे आ जाते हैं, और जब सरफेस पे आ जाते हैं तो वहां से फिर वो ऊपर चले जाते हैं। और ये देखें, ये ऊपर तब जाते हैं जब इन वेपर्स का प्रेशर, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उस प्रेशर से ज्यादा होता है, तो तब ये वहां से निकल के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखें, जो पार्टिकल ऊपर गए हैं वो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब लिक्विड में बाकी पार्टिकल्स रह गए हैं उनकी एनर्जी कम है, वो लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं। सो दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये हाई एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं और रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो evaporation इज अ प्रोसेस इन विच by which molecules at a surface of the liquid gains enough kinetic energy to escape into the gaseous phase. The molecule from the surface gets sufficient kinetic energy to overcome intermolecular forces. Energy from for evaporation comes from the surrounding environment. तो हीट जो है वो हम खुद से तो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो इन्वायरमेंट से मिल जाती है उसको। द अब्जॉर्प्शन मेक्स सराउंडिंग कूलर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट तो अब्जॉर्ब की उसने, तो उसकी जो सराउंडिंग है वहां पर भी टेम्परेचर ड्रॉप आ जाएगा। The absorption makes surrounding cooler than before. As high energy particles leave the liquid, the average kinetic energy of the remaining molecules decreases, leading to a cooling effect. So this is why sweating helps cool the body. ये इसके साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि स्वेटिंग का जो प्रोसेस है और हमें कूल फील होता है, तो वो भी बेसिकली वेपोरेशन की वजह से होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको ऐड किया गया। अब अगर एग्जांपल्स बात कर लें वेपोरेशन की, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स ऑन अ लाइन, evaporation of water from lakes and oceans contributing to the water cycle. वाटर साइकिल वही है जिसके थ्रू पहले evaporation होती है, वाटर ऊपर जाता है, वहां पे कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद दोबारा से वो रेन की फॉर्म में आता है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में हमें
दोबारा से फ्रेश वाटर मिलता है। सो स्वेट एवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट। तो जब स्वेटिंग होती है तो वहां पे भी अगर जब ड्राई होता है स्वेट, तो क्या होता है कि जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो ये अपने साथ ऊपर ले जाता है जब एवेपोरेट होता है। तो हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है, वो वहां पे लेस एनर्जी के पार्टिकल्स रहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कूलिंग इफेक्ट, हमें कूलिंग फील होती है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो पहले हम लो प्रेशर की बात कर लेते हैं। So at low atmospheric pressure, the rate of evaporation decreases. तो चलें पहले अगर मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है और बीकर में वाटर है, ठीक है। अब ये हम इसमें सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास वाटर है। अब स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि एवेपोरेशन तब होगी या बॉइलिंग तब होगी जब इन पार्टिकल्स का, यहाँ पे जो इस वाटर में पार्टिकल्स हैं उनका वेपर प्रेशर इस एक्सटर्न एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तब वो ऊपर जाएंगे। तो अब इसका मतलब है कि अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर इनको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी यहाँ से एवेपोरेट होने के लिए या बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम हाइट पर जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे मरी में चले जाएं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, मतलब बाहर का प्रेशर यहाँ पे कम होगा। इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स को कम हीट रिक्वायर्ड है यहाँ से निकलने के लिए, तो इसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो वेपोरेट तब होते हैं जब उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो जब बाहर ही, जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर कम होती है वहां पे, ठीक है। तो एयर कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसलिए कम टेम्परेचर पे भी वो बॉयल हो जाते हैं। लो प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है और एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है, बॉइलिंग फास्ट हो जाती है। So at lower atmospheric pressure, the rate of evaporation increases. This is because there is less external pressure exerted on the liquid surface. तो हमने already बात कर ली है, making it easier for molecules to escape into the vapor phase. For example, water will evaporate more quickly at high altitude. Heights की हम बात कर रहे हैं जैसे मरी में, where the atmospheric pressure is lower than the sea level. So यहाँ पे हम देख लेते हैं, lower pressure reduces the boiling point of the liquid, which means the liquid can transition to the gas phase at the lower temperature. तो जब lower temperature पे होगा तो इसका मतलब है कि उसका boiling point ही reduce हो गया। This indirectly affects evaporation by facilitating the condition under which it can occurs more readily. तो basically evaporation भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि कम सराउंडिंग से जो हीट मिलेगी, कम हीट पे भी वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, ये ऑपोजिट है। जब प्रेशर हाई होता है तो वेपोरेशन डिक्रीज हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। The increased external pressure on the liquid surface make it more difficult for molecule to escape into the vapor phase. For example, in a pressure cooker, तो वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है। The high pressure suppresses evaporation boiling until a high temperature is reached, allowing food to cook faster. So high pressure increases the boiling point of the liquid, which means the liquid requires a higher temperature to transition into the gas phase. This indirectly affects the evaporation by making the condition less favorable for it to, तो evaporation भी slow हो जाएगी। Next हमारे पास conclusions हैं। First conclusion, the boiling point changes with the external pressure. तो boiling point external pressure पे depend करता है। Higher pressure increases the boiling point, while lower pressure decreases it. Already हम discuss कर चुके हैं। तो जब प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जब प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। दिस इज वाई वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। तो इसी की वजह से जो वाटर है वो हाई एल्टीट्यूड, जैसे मरी की हमने एग्जांपल ली, तो वहां पे कम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाता है।